तो नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया अध्याय लेके आए हैं, जीव प्रक्रम। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंतर्गत हमारा जो पाठ्यक्रम है ना, जो हमारा सिलेबस है, अध्याय नंबर 6 जो जीव प्रक्रम होता है, इसमें सब ठीक है। जैसे सबसे पहले हम सजीव के बारे में पढ़ेंगे, पौधों तथा जंतुओं में पोषण के बारे में, है ना। इसके बाद श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, इन सभी टॉपिक के बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। ओके, लाइफ प्रोसेस, तो इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। हमारा अध्याय नंबर जो 4 था वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, अगर आपने इससे पहले की जो 1 से लेकर 4 तक जो अध्याय नहीं पढ़े हैं तो उसको आप देखिए। ठीक है, और आज हमारा बायोलॉजी के अंतर्गत हमारा जीव प्रक्रम आया। ठीक है, जीव प्रक्रम क्या होता है? इस सभी जीवों में क्या होता है, शरीर को जीवित रखने के लिए बहुत सारी क्रियाएं होती है। ठीक है, तो इन सभी क्रियाओं को मिला के क्या होता है, क्या बनता है? जीव प्रक्रम। उन सभी क्रियाओं को क्या बोलेंगे एक साथ? जीव प्रक्रम। ठीक है, जैसे पोषण हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, तो इन सभी क्रियाओं को एक साथ क्या बोलेंगे कि ये सभी जीव प्रक्रम के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, यानी कि सजीव के अंदर उपस्थित हुए सभी प्रक्रम जो उस सजीव को जीवित रखने के लिए अनिवार्य है। ठीक है, तो इन सभी को हम क्या बोलेंगे एक साथ? जीव प्रक्रम। ठीक है, जैसे श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, पोषण हो गया, है ना। तो इन्हीं सभी क्रियाओं को हम जीव प्रक्रम बोलेंगे। ठीक है, अब जो जीव प्रक्रम होता है वह सामान्यतः किस में होता है? तो सजीवों में होता है। ठीक है, निर्जीव में नहीं होता। ठीक है, यानी कि जैसे एक पेड़ का उदाहरण ले लो। ठीक है, जैसे पेड़ की सूखी लकड़ी होती है, सूखी लकड़ी और एक पौधा। ठीक है, तो सूखी लकड़ी में क्या होता है कि उसमें श्वसन वगैरह नहीं होता। ठीक है, यानी कि वह क्या है, निर्जीव के अंतर्गत आएगी। और जो सजीव होता है, जो पेड़ होता है, उसको हम सजीव के अंतर्गत रखेंगे, क्योंकि उसमें जो है सजीव के लक्षण होते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन का त्याग करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करता है। ठीक है, और उनकी जड़ों द्वारा जो है पोषक तत्वों को क्या अवशोषण करते हैं। ठीक है, यानी कि उनको ग्रहण करते हैं ज़मीन के अंदर से। ठीक है, तो उनमें क्या एक प्रकार से सजीव के लक्षण है, तो इसलिए उसको हम सजीव के अंतर्गत रखेंगे। और जो सूखी लकड़ी होती है उसको निर्जीव के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, यानी कि जिसमें भी श्वसन होता है, पोषण होता है, यानी कि जो भोजन करते हैं उसको सजीव के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, यानी कि जो सामान्यतः हम वो कह सकते हैं कि सजीव होते हैं उसमें श्वसन, पोषण और उत्सर्जन जैसी क्रियाएं होती है। और जो निर्जीव होते हैं उसमें ऐसी कोई भी प्रक्रिया नहीं होती। जैसे पत्थर को ले लो। ठीक है, तो पत्थर ना तो भोजन करेगा, ना ही उत्सर्जन, श्वसन, कोई भी प्रक्रिया नहीं होगी। ठीक है, सजीव का जैसे एक छोटे संतान को ले लो, जो कि छोटा रहेगा सबसे पहले, उसके बाद धीरे धीरे उनकी कोशिकाओं में वृद्धि होगी और वो क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, और जो एक जैसे एक पत्थर है, तो पत्थर वो जिस अवस्था में हुए उसी अवस्था में रहेगा, है ना तो उसमें कोई प्रक्रिया, मतलब जैविक प्रक्रिया जो है नहीं होती है ना। तो इसी को हम सजीव और निर्जीव के अंतर्गत रखेंगे। और जो सजीव होता है उसमें जीव प्रक्रम ये सब पाया जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको जीव प्रक्रम को देखते हैं। ठीक है, जीव प्रक्रम क्या होता है, तो इसको हम देखते हैं और इसकी एक परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, तो इसको आप अपने पास एक पेन और कॉपी लेके बैठिएगा। ठीक है, तो मैं इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ, तो उसका आप एक नोट डाउन करना और अच्छे से नोट्स बनाना। ठीक है, तो आपको आगे भी ये काम आएंगे, है ना। ओके, तो हम शुरू करते हैं। तो जीव प्रक्रम क्या होता है कि सभी जीवधारियों में स्थित वे सभी प्रक्रम। ठीक है, क्या लिखेंगे? जीवधारियों से मतलब क्या हो गया? सभी जीव, है ना। जीवधारियों में पाए जाने वाले वे सभी प्रक्रम, है ना, वे सभी प्रक्रम जो उन्हें जीवित रखने के लिए आवश्यक हो। जीवित रखने के लिए आवश्यक क्या जरूरी हो। ठीक है, जीव प्रक्रम कहलाते हैं। ओके, तो ये हमारी परिभाषा हो गई। अब इसके जैसे उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हो गया सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं, जैसे पोषण हो गया, है ना। यानी कि जो सजीव होता है वो भोजन करता है। ठीक है, भोजन करता है, इसमें पोषण की जो प्रोसेस है वो होती है इसमें। ठीक है, दूसरा हो गया उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है? यानी कि जो जीवधारी जो भोजन करेगा उसको भोजन को अवशोषण होने के बाद उसको शरीर होता है वह आवश्यक पोषक पदार्थों का ग्रहण करेगा और शेष जो रहेगा
अपशिष्ट रहेगा उसको उत्सर्जन प्रक्रिया के माध्यम से शरीर से बाहर विसर्जित कर दिया जाएगा, है ना। तो ये उत्सर्जन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। इसके बाद आए शोषण। शोषण में जैसे सांस लेने की प्रक्रिया, ठीक है, तो ये क्या है, शोषण। और देखते हैं हम जनन। तो ये सभी पोषण, उत्सर्जन, शोषण, जनन, ये सब क्या है, जीव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया अपना जीव प्रक्रम। ओके, अब इस टॉपिक के अंतर्गत हमें सबसे पहले ये सब पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा है सजीव, है ना। सजीव के अंतर्गत हमने ये जीव प्रक्रम, है ना, और जीव प्रक्रम की प्रक्रिया, ठीक है। जीव प्रक्रम की प्रक्रिया देखेंगे हम। तो जो जीव प्रक्रम की प्रक्रिया है उसको देखते हैं। देखो क्या लिख रखा है, जीवधारियों में चाहे वह एक कोशिकी हो या बहुकोशिकी, ठीक है। यानी कि जीव प्रक्रम जो होता है चाहे वह एक कोशिकी, यानी कि जिन जंतुओं का जो शरीर होता है वो एक कोशिकाओं से बना होता है, इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह हो जाएगा, ठीक है। तो उनका शरीर क्या है, एक कोशिका से बना होता है, तो वो क्या है, वो भी सजीव के अंतर्गत ही रहेंगे, ठीक है। हो या बहुकोशिकी, बहुकोशिकी जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है, ठीक है। जैसे मनुष्य हो गया, है ना, या फिर विशालकाय वृक्ष हो, यानी कि बहुत बड़ा पेड़ हो, उन वृक्ष हो, है ना, उन सभी में कुछ विशेष प्रक्रियाएं पाई जाती है। यानी कि चाहे वह कोई जीवाणु, बैक्टीरिया हो या फिर सजीव, या फिर कहना चाहिए कि मनुष्य हो या फिर विशालकाय बड़ा पेड़ हो, ठीक है, उन सभी में एक विशेष प्रक्रिया पाई जाती है। कौन सी, है ना, कोई अलग प्रक्रिया पाई जाती है जिनके द्वारा हम इन्हें निर्जीव पदार्थों से अलग रखते हैं, यानी कि उनको निर्जीव पदार्थों से अलग रखते हैं, ठीक है। निर्जीव पदार्थों को सजीव से अलग रखा जाता है, ठीक है। तो ये अलग जो है, वो जो अलग प्रक्रियाएं हैं वो क्या है, आइए देखते हैं। जैसे भोजन करते हैं, है ना, हमने यहाँ पे लिखा पोषण वगैरह, है ना, तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे पोषण हो गया, यानी कि जो सजीव होते हैं वो क्या करते हैं, भोजन करते हैं, है ना। तो यहाँ पे भोजन का मतलब क्या हो गया, पोषण। भोजन किसके अंतर्गत रहेगा, पोषण के अंतर्गत, ओके। पोषण लिख दिया, न्यूट्रिशन, ओके। दूसरा हमारा जो विशेष प्रक्रिया है वो है भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सांस लेकर ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। यानी कि सजीव क्या करते हैं, भोजन के, यानी कि भोजन करते हैं, उनका ऑक्सीकरण होता है ना। ऑक्सीकरण होने के बाद ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, शोषण करते हैं ना, सांस लेते हैं, और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो ये एक सजीव का लक्षण हो गया, यानी कि इसको हम रखेंगे शोषण के अंतर्गत, ओके। तीसरा है हमारा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं, ठीक है। यानी कि जो सजीव होते हैं वो भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद जो आवश्यक, जो उसको शरीर को जो आवश्यक तत्व है वो प्राप्त कर लेता है, और जो शेष रहता है उसको अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकाल देते हैं। तो इसको हम रखेंगे उत्सर्जन के अंतर्गत, उत्सर्जन, ओके। इसके बाद चौथा है अपनी जाति को बनाए रखने के लिए अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, है ना। यानी कि सजीव क्या करते हैं, अपनी जाति को बनाए रखने के लिए, यानी कि अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, अपने समान नए जीवों को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। यानी कि संतानों को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। जैसे मनुष्य क्या, जो मनुष्य होता है वो बच्चे को जन्म देता है, ठीक है। और जो जैसे गाय भैंस बकरी, वो उन बछड़ों को जन्म देते हैं जो उनकी पीढ़ी को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, तो इसको हम रखेंगे, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे प्रजनन, है ना, प्रजनन या फिर जनन, रिप्रोडक्शन, ठीक है। और जनन के अंतर्गत रखेंगे। तो इस प्रकार से ये सारी जो प्रक्रिया है वो किसके अंतर्गत आएगी, जीव प्रक्रम के अंतर्गत, है ना। यानी कि जो जिसमें शोषण होगा, पोषण होगा, उत्सर्जन होगा, प्रजनन होगा, वो किसके अंतर्गत रहेंगे, जीव प्रक्रम, है ना। तो ये सजीव के अंतर्गत है ना, ओके। तो ये हो गया हमारी जीव प्रक्रम की प्रक्रिया, ठीक है। तो जीव प्रक्रम की प्रक्रिया क्या होती है कि चाहे वह एक कोशिकी हो, बहुकोशिकी, या फिर एक बहुत बड़ा पेड़ हो, उनके अंदर एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया पाई जाती है, जैसे शोषण, उत्सर्जन, पोषण, प्रजनन, ठीक है। तो ये सभी प्रक्रिया मिलकर क्या है, जीव प्रक्रम की, जो जीव प्रक्रम होता है उसको संपादित करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ओके। तो अगला है हमारा पोषण, ठीक है। पोषण क्या होता है, पोषण का मतलब भोजन, है ना, भोजन। यानी कि जीवों के द्वारा जो भोजन किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोषण। यानी कि हम जो भोजन करते हैं, जो खाना खाते हैं, उसी को क्या बोलेंगे, पोषण, ठीक है। तो जीवधारी क्या करते हैं, अपने को जीवित रखने के लिए उसको ऊर्जा की जरूरत होती है, और ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, भोजन से मिलती है, ठीक है। तो जो पोषण होता है उसमें परिभाषा क्या है, पोषण की, जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्व क्या होता है, भोजन में पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है ना। जैसे पोषक तत्वों के अंतर्गत जैसे हो गया हमारे हाइड्रोजन, है ना, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फर हो गया, है ना। ये सब क्या है, पोषक तत्व है। उनकी अल्प मात्रा, किसी तत्व की अल्प मात्रा और किसी की
दीर्घ मात्रा में इनकी आवश्यकता हमारे शरीर को पड़ती है, ठीक है। तो है ना, तो ये पोषक तत्वों, भोजन और पोषक तत्वों को प्राप्त करने की जो क्रिया होती है, प्रक्रिया होती है ना, उसी को हम क्या पोषण कहते हैं, ठीक है। तो जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पोषण, यानी कि सिंपल सी परिभाषा है कि जीवों द्वारा भोजन प्राप्त करना पोषण कहलाता है, ठीक है। इसके बाद है पोषण की आवश्यकता, यानी कि जो पोषण की आवश्यकता क्यों है, ठीक है। सजीव को वो पोषण की आवश्यकता क्यों है, तो सिंपल सी बात है कि सजीव को अपने जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है, ठीक है। यानी कि शारीरिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, और उन ऊर्जाओं की प्राप्ति कहाँ से प्राप्त होती है हमको, पोषण से, है ना। यानी कि तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे हमने लिख रखा है ऊर्जा स्रोत हेतु, ऊर्जा स्रोत, यानी कि ऊर्जा स्रोत मतलब शरीर को जीवित रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है ना, एनर्जी की आवश्यकता है। और वह एनर्जी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, भोजन से, एकमात्र भोजन से प्राप्त होती है ना। तो यहाँ पे लिख रखा है कोई भी कार्य करते समय, यानी कि कोई भी कार्य करते समय, यानी कि मैं अभी आप लोगों को इनके बारे में समझा रहा हूँ, है ना। तो मैं क्या एक कार्य कर रहा हूँ, ठीक है, और आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो क्या है, कार्य है। तो कोई भी कार्य करते समय या फिर खाली बैठे समय, है ना, या फिर खाली बैठे समय जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है ना। यानी कि शरीर जो है हमेशा कुछ ना कुछ कार्य करता रहता है ना, यानी कि अपना शरीर जो है उसमें निरंतर प्रक्रिया होती रहती है, उनको संपन्न करने के लिए निरंतर जो है ऊर्जा की आवश्यकता है। तो उसी को प्राप्त करने के लिए जो है भोजन पोषण की आवश्यकता है। तो यहाँ पे लिख रखा है कोई भी कार्य करते समय या खाली बैठे हुए जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, पोषण की आवश्यकता। सबसे पहला है ऊर्जा स्रोत, ठीक है। इसके बाद दूसरा है हमारा शारीरिक वृद्धि, यानी कि शारीरिक वृद्धि मतलब बच्चा छोटा होगा, उसके बाद धीरे धीरे उसकी वृद्धि होगी और वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो वही है कि भोजन से नया जीव द्रव बनता है, ठीक है। यानी कि हम भोजन करेंगे, उससे जो है एक द्रव रिलीज होता है, ठीक है, एक द्रव बनता है जिससे कोशिकाएं क्या है आकार में बढ़ती है, ठीक है। कोशिकाओं के जो आकार होता है उसमें बढ़ोतरी, उसमें वृद्धि होती है, और उनके विभाजन से जीवों में वृद्धि होती है। यानी कि जो भोजन होता है उसके द्वारा एक जीव द्रव बनता है, ठीक है, एक जीव द्रव बनेगा, और उस जीव द्रव से जो कोशिकाएं होती है उनमें क्या होगा, वृद्धि होगी, ठीक है, ठीक है। कोशिका में वृद्धि होगी, यानी कि जो कोशिका है वो बड़ी होगी, और उनके बाद इस कोशिका क्या होगा, विभाजन होगा इस प्रकार से। यानी कि कोशिका बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगी, है ना, यानी कि बढ़ जाएगी, और इन कोशिका विभाजन के फलस्वरूप जीवों के शरीर में वृद्धि होती है, और यही कोशिकाएं शरीर में क्या करेगी, वृद्धि करेगी। ओके, तो ये हो गया वृद्धि, यानी कि भोजन से नया जीव द्रव बनता है जिससे कोशिकाएं बढ़ती है और उनके विभाजन से जीवों में वृद्धि होती है। यानी कि भोजन करेंगे तो उससे नया जीव द्रव बनेगा, जीव द्रव के द्वारा क्या बनेगा, कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होगी, ठीक है, और वृद्धि के फलस्वरूप उन कोशिकाओं में, मतलब उस कोशिका में क्या होगा, विभाजन होगा, डिवीजन होगा, ठीक है, और उन डिवीजन के फलस्वरूप, विभाजन के फलस्वरूप कोशिकाएं बहुत सारी कोशिकाओं में बढ़ जाएगी, और वही कोशिकाएं क्या करेगी, जो है जीवधारी की वृद्धि करेगी। तो ये हो गया शारीरिक वृद्धि। इसके बाद अगला है हमारा शरीर में टूट फूट की मरम्मत। तीसरा है ना, शरीर में टूट फूट की मरम्मत, यानी कि शरीर में जो पुरानी कोशिकाएं हैं, है ना, जो नई कोशिकाएं हैं, जो पुरानी कोशिकाएं हैं, उनको जो क्षतिग्रस्त हो जाती है ना कोशिकाएं, शरीर में जो क्षतिग्रस्त हो जाती है, उनको ठीक करने का काम भी क्या करता है, उसके लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता है ना। तो नए जीव द्रव, जो जीव द्रव बनता है, वह जो टूटी फूटी उत्तक होते हैं, कोशिकाएं होती है, उनको ठीक करने का काम करते हैं, यानी कि उनकी मरम्मत करता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद रोगों से प्रतिरक्षा, यानी कि संतुलित जो भोजन होता है वह शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर संतुलित भोजन उपयोग नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में बहुत सारी जो है विसंगतियाँ आ जाएगी, ठीक है, और शरीर जो है बीमारियों का शिकार हो जाएगा। तो हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। तो जो संतुलित अगर भोजन करेंगे तो हमारे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी सिस्टम है, जो वह मजबूत रहेगा, और रोगों से लड़ने की उसमें क्या है, क्षमता रहेगी। ओके, तो रोगों से प्रतिरक्षा, संतुलित भोजन से जीवों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, वह बढ़ती है, ठीक है। तो ये हो गया। ओके, तो पोषण की आवश्यकता हो गई कि सबसे पहले तो हमें जो है ऊर्जा स्रोत, यानी कि ऊर्जा के लिए, ठीक है। दूसरा है हमारा शारीरिक वृद्धि, ठीक है, शारीरिक वृद्धि। तीसरा है मरम्मत, पुरानी कोशिकाओं की मरम्मत करने के लिए। चौथा है रोगों से रक्षा करने के लिए। तो इन्हीं कार्यों के लिए हमको जो है भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब अगला देखते हैं, हम पोषण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगला है पोषण के प्रकार के अंतर्गत सबसे पहला प्रकार है हमारा स्वपोषण। स्वपोषण वह होता है जिसमें कोई
पौधा स्वयं अपना जो भोजन प्राप्त करता है। जैसे स्वपोषण में जैसे जीव जो अकार्बनिक यौगिक जल प्रकाश के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। तो जो पोषण के प्रकार के अंतर्गत पोषण के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी में वह जीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और विषमपोषी के अंतर्गत वे आते हैं जो अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, है ना, यानी कि पौधों के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं या फिर अन्य जीवों के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो स्वपोषण के अंतर्गत ऐसे जीव जो अकार्बनिक यौगिक जल एवं प्रकाश के माध्यम से अपने भोजन का निर्माण करते हैं, यानी कि जो पौधे होते हैं वो कैसे अपना भोजन बनाते हैं, तो सूर्य का प्रकाश आता है, इनके द्वारा जो है अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो इसका उदाहरण है जैसे पौधा प्रकाश संश्लेषण द्वारा अकार्बनिक सरल यौगिक। अकार्बनिक सरल यौगिक क्या हो गया, जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इनके ऊर्जा की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के रूप में बदल जाते हैं। और ये जो अकार्बनिक सरल यौगिक होते हैं, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ये क्या करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। और यह प्रक्रिया जो होती है पौधों में उपस्थित क्लोरोफिल जो पर्णहरित होता है उसकी उपस्थिति में होती है ना, यानी कि जो पौधा होता है इसमें एक प्रकार का जो है क्लोरोफिल नाम का एक वर्णक पाया जाता है, जिसके द्वारा ये जो क्रिया है वो संपन्न होती है ना। तो इसमें ऑक्सीजन के रूप में उप उत्पाद जो है प्राप्त होता है, यानी कि बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन जो है मुक्त हो जाता है, ठीक है। यानी कि जो पौधा होता है वो ऑक्सीजन को क्या करता है, छोड़ता है ना, और जो मनुष्य होता है वो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। यानी कि जो श्वसन की प्रक्रिया है उसमें पौधों का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे मनुष्य यदि श्वसन ग्रहण करता है, इसमें ऑक्सीजन ग्रहण करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको निष्कासन करता है, और जो पौधे होते हैं वह जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को बाई प्रोडक्ट यानी कि उसको निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे इसको सूत्र के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है, कार्बनिक यौगिक है। ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधों में स्थित पर्णहरित के द्वारा, है ना, जो क्लोरोफिल होता है उसके द्वारा क्या करेगा, ग्लूकोज का निर्माण करेगा, ग्लूकोज का निर्माण करेगा, और जो ऑक्सीजन होता है उसको बाई प्रोडक्ट के रूप में उप उत्पाद के रूप में उसको निकाल देगा, है ना। और इस प्रकार जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन जो है ग्रहण करते हैं, ठीक है। लेकिन जो सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य के प्रकाश में सरल यौगिक जल और कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो है अपने कार्बोहाइड्रेट के रूप में बदल जाते हैं, और जो ऑक्सीजन होता है वो उसको बाई प्रोडक्ट के रूप में निकाल देते हैं, ठीक है। और इस प्रकार पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और इसके बाद दूसरा प्रकार है अपना विषमपोषी, है ना। विषमपोषी के अंतर्गत वे जीव आएंगे जो अपना भोजन स्वयं निर्मित नहीं करते, पौधों पे या फिर अन्य जीवों पे निर्भर होते हैं, ठीक है। तो जिसमें इसके अंतर्गत उदाहरण आ गया, जैसे मनुष्य भी हो गया, मनुष्य, अन्य जीव जंतु जो कि अन्य पौधों पे निर्भर होते हैं, ठीक है। तो अगला हमारा टाइप है विषमपोषी। तो अगला टाइप है अपना विषमपोषी, ठीक है। क्या है, विषमपोषी। तो विषमपोषी क्या होता है, विषमपोषी वह होता है जिसमें जो है कोई भी जीव अपना भोजन जो है स्वयं नहीं बनाता, ठीक है, यानी कि अन्य जीवों पर या फिर अन्य पौधों पर जो है निर्भर होते हैं, ठीक है। तो वह क्या हो कहलाता है, विषमपोषी। यानी कि जैसे अपन उदाहरण देख लो मनुष्य का, है ना, यानी कि मनुष्य जो है स्वयं अपना भोजन स्वयं निर्मित नहीं करता, है ना, यानी कि जो पौधे होते हैं उनके द्वारा निर्मित भोजन का उपयोग करता है, तो वह क्या हो गया, विषमपोषी, ठीक है। यानी कि जंतु पौधों के समान सूर्य की ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकते, यानी कि जो पौधों के समान जो पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश के द्वारा क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन का निर्माण करते हैं। तो उसी प्रकार जो है विषमपोषी जो जीव होते हैं वह उसी प्रकार जो सूर्य की ऊर्जा होता है उसका उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है। ऊर्जा प्राप्त करने हेतु प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन पर निर्भर होना पड़ता है। यानी कि जो जीव होते हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पे निर्भर होते हैं, पौधों द्वारा, है ना, पौधों द्वारा निर्मित भोजन पे निर्भर होते हैं, ठीक है। इसके उदाहरण हो गए जैसे जंतु हो गया, कवक हो गया, ठीक है। तो ये इसके कुछ उदाहरण हैं। अब इसके विषमपोषी के प्रकार देखते हैं। सबसे पहले है शाकाहारी। तो शाकाहारी वो होते हैं जो अन्य जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियां या फिर फल खाते हैं, ठीक है, यानी कि जो किसी जीव को नहीं खाते, ठीक है, मतलब पौधों द्वारा निर्मित भोजन जो है उसका प्रयोग करते हैं। जैसे बकरी हो गई, है ना, बकरी हो गई। मनुष्य तो नहीं है, क्योंकि मनुष्य जो है सर्वाहारी के अंतर्गत आएगा, क्योंकि मनुष्य पौधों द्वारा निर्मित भी खाएगा और जो है अन्य जीवों को भी वो है मार के खा सकता है, तो उसको जो है शाकाहारी के अंतर्गत नहीं रखेंगे, ठीक है।
इसके अंतर्गत हम रख सकते हैं, जैसे खरगोश हो गया, बकरी हो गई, गाय हो गई, भैंस हो गई, तो इनको शाकाहारी के अंतर्गत रख सकते हैं। ठीक है, जो जंतु पौधों की फल फूल या पत्तियां खाता है, ठीक है, तो ये शाकाहारी के अंतर्गत आएगा। इसके बाद दूसरा है मांसाहारी, जो जंतु अपने से छोटे अन्य जीवों को शिकार करके खाता है, जैसे शेर हो गया, है ना, और मनुष्य भी हो गया मांसाहारी। ठीक है, तो उनको हम मांसाहारी के अंतर्गत रखेंगे। तो यहाँ पे लिख रखा है जो जंतु अपने से छोटे प्राणियों का शिकार करते हैं, तो उनको हम जो है मांसाहारी के अंतर्गत रखेंगे। ओके, इसके बाद तीसरा है हमारा अपमार्जक, मृतोपजीवी। अपमार्जक अब समझ लो कि वातावरण को शुद्ध करने वाले। ठीक है, यानी कि वातावरण में जो गंदगी होती है, सड़े गले मृत जो पदार्थ होते हैं, उनका निपटारा कौन करते हैं? अपमार्जक करते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे अगर किसी जीव की मृत्यु हो गई, है ना, और उनमें क्या क्या होगा, छोटे छोटे जीव जो बैक्टीरिया वो मृतोपजीवी का कार्य करेंगे। ठीक है, तो उनको धीरे धीरे उसको समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो जो जंतु तथा है ना, जंतु तथा मशरूम, यीस्ट, कवक सड़े गले पौधों अथवा मृतक जीवों से भोजन ग्रहण करते हैं, यानी कि जीवों से भोजन करके उस जीव को जो है वातावरण से उसका जो है निष्कासन करते हैं। ठीक है, इस प्रकार वातावरण का शुद्धिकरण में भी ये उपयोग है। ठीक है, ये मशरूम, यीस्ट, कवक, इस प्रकार के जीव। इसके बाद है हमारा परजीवी। परजीवी क्या होता है कि ये किसी अन्य जीव पे रह के अपना भोजन प्राप्त करता है और उस जीव को हानि पहुंचाता है। ठीक है, जैसे हो गया, जैसे खटमल हो गया, ठीक है, खटमल हो गया, जू हो गया, तो ये परजीवी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, जैसे इसमें लिख रखा, जो जीव दूसरे जीवित जीवों में रहकर उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, यानी कि किसी अन्य जीवों में रहकर वो भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे इसका उदाहरण हो गया जू और खटमल। ठीक है, तो जू और खटमल क्या है? जू कहाँ रहता है? सिर में, है ना, यानी कि किसी अन्य जीव के ऊपर रहकर अपना जो है भोजन प्राप्त करता है और उस जीव को क्या करता है? हानि पहुंचाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो है पोषण के दूसरा प्रकार हो गया विषम पोषण, है ना। विषम पोषण में जो जंतु होते हैं वो स्वयं भोजन नहीं बनाते, अन्य जंतु या फिर पौधों पर निर्भर होते हैं। और इसके प्रकार देखा शाकाहारी, मांसाहारी, अपमार्जक और परजीवी। ठीक है, तो इसके बाद अगला हम देखते हैं जो पोषण के जो हमने प्रकार देखे, सम पोषण और विषम पोषण, तो उसको हम जो है शॉर्टकट में देख लेते हैं। ठीक है, ओके, तो अब हम एक बार जो है पोषण के प्रकारों के बारे में जो है शॉर्टकट में देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको जो है समझ में आ जाएगा। ओके, सबसे पहले हमने पोषण को लिखा। ओके, अब पोषण को हमने दो भागों में बांटा। ठीक है, कितने भागों में? दो भागों में। पहला है हमारा स्वपोषण। ठीक है, स्वपोषण। दूसरा है हमारा विषम पोषण। अब स्वपोषण में क्या करा कि इसमें जो है पौधे इसके अंतर्गत क्या आएंगे? पौधे आएंगे। ठीक है, पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि स्वपोषण वह होता है और जिसमें स्वपोषण के अंतर्गत, यानी कि इसके अंतर्गत क्या होता है? हम पौधों को रखेंगे। ठीक है, जो अपना भोजन जो है सूर्य के प्रकाश के द्वारा निर्मित करते हैं। ठीक है, बनाते हैं। ओके, तो स्वपोषण में पौधों को रख देंगे जो अपना पोषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में निर्मित करते हैं। ओके, और विषम पोषण के अंतर्गत आएगा, इसमें वो जो पौधों या फिर अन्य जीवों के द्वारा निर्मित भोजन पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। ओके, अब फिर हमने देखा था विषम पोषी के प्रकार, है ना, विषम पोषी के प्रकार के बारे में देखा था। जो विषम पोषी होता है वह कितने प्रकार का होता है? ये 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला हमने देखा विषम पोषी 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला शाकाहारी, दूसरा देखा मांसाहारी, और तीसरा देखा हमने अपघटक। ठीक है, तीसरा देखा, और चौथा हमारा जो है परजीवी। ठीक है, तो ये हो गया विषम पोषण के प्रकार। ठीक है, सबसे पहले शाकाहारी के अंतर्गत हम
उन जीवों को रखेंगे जो पौधों के द्वारा निर्मित भोजन का उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे इसके अंतर्गत हो गया खरगोश, बकरी, गाय, भैंस, है ना, ये सब शाकाहारी के अंतर्गत आ जाएंगे। और मांसाहारी जो होते हैं वो अन्य जीवों, छोटे जीवों को अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। जैसे शेर हो गया, है ना, शेर हो गया, लोमड़ी हो गया, ये, और मनुष्य भी हो गया, है ना, मांसाहारी के अंतर्गत। इसके अंतर्गत तीसरा है हमारा अपघटक, डिकम्पोजर, है ना। तो इसके अंतर्गत वो आएंगे जो वातावरण में जो सड़े गले मृत पदार्थ है ना, जो पौधे होते हैं सड़े गले, है ना, तो उनको और मृत जीवों को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं ना, भोजन के रूप में उसको प्रयोग करते हैं। स्वतः है परजीवी का मतलब हो गया अन्य जीवों पे रहकर अपना जो भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे जू हो गया, खटमल हो गया। तो इस प्रकार से हमारा विषम पोषण होता है। और चलो, तो है स्वपोषण हो गया, विषम पोषण, ओके। तो इस प्रकार से हमारा पोषण जो है समाप्त होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने अन्य दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो ये चैप्टर नंबर 6 है, जीव प्रक्रम, तो इसको हम एक एक करके देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप अगर नहीं जुड़े हैं तो चैनल पे, तो आप जरूर जुड़िए और अपने अन्य साथियों को भी जोड़िए, क्योंकि ये इस चैप्टर को और ये जो क्लास 10th का साइंस है, इसको हम जो है बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाले हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप जुड़िए, और आने वाले दिनों में हम क्लास 9th की साइंस को भी पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। और अन्य कक्षाएं भी इस चैनल के माध्यम से जो है समझाने वाले हैं, ओके। तो अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिए और आसानी से समझिए, है ना। और जो हम यहाँ पे लिखवाते हैं उसको एक नोटबुक में जरूर लिखिए, ताकि आपका एक नोट्स बन जाए और आपको जो है एग्ज़ाम के समय में जो है रिवीजन करने में आसानी हो, ठीक है। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ओके। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ओके।